नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हमारे सामने है दुनिया भर में मशहूर किताब पाउलो कोएल्हो की द एल्केमिस्ट के कुछ अंश। हाँ, द एल्केमिस्ट बहुत ही कमाल की किताब है। हम सीधे गोता लगा रहे हैं सैंटियागो उस चरवाहे लड़के की कहानी में जो मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने का सपना देखता है। बिल्कुल। हमारे पास लेखक की भूमिका, कहानी की प्रस्तावना और सैंटियागो की यात्रा के शुरुआती हिस्से हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं, बल्कि इन अंशों से वो गहरे सबक और नुक्ते निकालना जो शायद पहली नजर में चूक जाएं। हाँ, और ये देखना भी जरूरी है कि कोएल्हो खुद क्या कहते हैं इसके बारे में। मतलब भूमिका में वो बताते हैं कि कैसे ये किताब शुरुआत में नजरअंदाज कर दी गई थी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, प्रकाशक ने तो अनुबंध ही रद्द कर दिया था, पर कोएल्हो का विश्वास नहीं डिगा। वो कहते हैं कि ये किताब उनका पूरा वजूद थी, दिल और आत्मा। वाह। और ये बात किताब के केंद्रीय विचार अपनी व्यक्तिगत कथा या पर्सनल लेजेंड को जीने से कितनी गहराई से जुड़ी है। बाद में ये किताब 80 से ज्यादा भाषाओं में छपी। जबरदस्त वापसी की उसने। तो चलिए सैंटियागो की इस यात्रा के धागों को खोलते हैं, देखते हैं कि इस कहानी की परतों में कौन से विचार छिपे हैं। शुरुआत करते हैं प्रस्तावना से। हाँ, वो नार्सिसस वाली कहानी से। हाँ, जहाँ नार्सिसस की कहानी का अंत बदल दिया गया है। झील नार्सिसस के लिए नहीं रो रही है, बल्कि इसलिए रो रही है क्योंकि वो उसकी आंखों में अपनी सुंदरता देख पाती थी। ये थोड़ा अलग नजरिया है ना? हाँ, ये बहुत अनूठा है। बिल्कुल, ये कहानी को एकदम पलट देता है। आमतौर पर नार्सिसस मतलब आत्ममुग्धता का प्रतीक है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ कोएल्हो दिखाते हैं कि कैसे हमारा अस्तित्व दूसरों के साथ हमारे संबंधों में प्रतिबिंबित होता है। झील का दुख सिर्फ नार्सिसस के खोने का नहीं, बल्कि अपने प्रतिबिंब के खोने का है। कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। सही कहा। फिर कहानी हमें सैंटियागो से मिलवाती है, एक चरवाहा जो भेड़ों के साथ खंडहर चर्च में सोता है। हाँ। और बार बार पिरामिड के खजाने का सपना देखता है। एक तरफ सौदागर की बेटी के प्रति आकर्षण है, कहीं बस जाने की इच्छा। हाँ, आराम की जिंदगी। हाँ, और दूसरी तरफ दुनिया देखने की वो पुरानी चाहत। यहीं से सैंटियागो का पहला असली चुनाव सामने आता है मेरे ख्याल से। उसने पादरी बनने की पढ़ाई छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि उसे घूमना था। हाँ, ये बात सही है। उसके पिता ने उसे चरवाहा बनने दिया, ये कहकर कि घूमने वालों में या तो अमीर होते हैं या चरवाहे। ये सिर्फ एक नौकरी का चुनाव नहीं था, ये उसकी व्यक्तिगत कथा की तरफ पहला अनजाना कदम था। हाँ, शायद उसे खुद भी नहीं पता था उस वक्त। बिल्कुल, वो आराम और सुरक्षा के ऊपर अनिश्चितता और यात्रा को चुन रहा था, भले ही तब उसे इसका एहसास न हो। और फिर आता है वो सपना। उसका मतलब जानने के लिए वो टैरिफा की जिप्सी औरत के पास जाता है। हाँ। वो कहती है पिरामिड जाओ, खजाना मिलेगा, बदले में 10वां हिस्सा देना। सैंटियागो को ये बहुत बहुत सीधा और बचकाना लगता है। हाँ, उसे निराशा होती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जिप्सी एक महत्वपूर्ण बात कहती है। वो कहती है कि सपने ईश्वर की भाषा हैं, और कभी-कभी ऐसी भाषा में जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने सपना देखा। ये पहली बार भाग्य और संकेतों मतलब ओमेन्स के विचार को सामने लाता है। अच्छा। भले ही सैंटियागो को शक हो, ये मुलाकात उसे आगे बढ़ने के लिए एक धक्का जरूर देती है। ये दिखाता है कि कैसे जवाब अक्सर सीधे नहीं होते और कभी-कभी रास्ता ही जवाब होता है। इसके ठीक बाद उसकी मुलाकात होती है बूढ़े राजा मेल्किजेडेक से। हाँ, सालेम का रोजा। हाँ, वो सैंटियागो के बारे में वो बातें जानता है जो कोई अजनबी नहीं जान सकता, और वो बात करता है दुनिया के सबसे बड़े झूठ की। हाँ, कि एक समय बाद हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं और सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। सही। मेल्किजेडेक का किरदार कहानी में एक उत्प्रेरक जैसा है। वो व्यक्तिगत कथा या पर्सनल लेजेंड की अवधारणा को बिल्कुल साफ तौर पर सामने लाता है। वो जिसे आप हमेशा पूरा करना चाहते थे, आपका असली मकसद। और वो मशहूर पंक्ति कहते हैं जो बहुत लोग जानते हैं, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए षड्यंत्र करता है। हाँ, ये लाइन तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये किताब का मूल दर्शन है। एक तरह का आशावाद है कि ब्रह्मांड आपके सपनों के साथ है। लेकिन ये मदद मुफ्त नहीं है। मेल्किजेडेक सैंटियागो की भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगता है। हाँ, एक कीमत है। साथ ही वो उसे 2 पत्थर देता है, यूरिम काला वाला हाँ के लिए और तुम्हिम सफेद वाला नहीं के लिए, संकेतों को समझने में मदद करने के लिए। हाँ, जब वो खुद न समझ पाए। और वो चम्मच और तेल की बूंदों वाली कहानी सुनाता है। दुनिया के अजूबे देखो पर अपने लक्ष्य मतलब तेल की बूंदों को मत भूलो। ये कहानी, ये संतुलन का कमाल का रूपक है ना? हाँ। अक्सर लोग या तो लक्ष्य में इतने खो जाते हैं कि जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं।
हाँ बिल्कुल। या फिर जीवन के मज़ों में इतने रम जाते हैं कि लक्ष्य भूल जाते हैं। मेल्कीज़ेडेक कह रहा है कि दोनों ज़रूरी हैं। अपनी मंजिल पर नज़र रखो, लेकिन यात्रा के हर पल को जियो भी। और वो पत्थर, यूरेम और थोमेम? वो बाहरी मदद हैं, लेकिन राजा जोर देता है कि सैंटियागो को अपने निर्णय खुद लेने सीखने होंगे, संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। ये पत्थर सिर्फ एक बैसाखी की तरह है, आखिरी सहारा। तो सैंटियागो भेड़ें बेचकर टैंजियर्स अफ्रीका पहुंचता है और पहुंचते ही धोखा। हाँ, ठगा जाता है। सारे पैसे लुट जाते हैं। वो एकदम अकेला, हताश। यहाँ तो लगता है कि वो ब्रह्मांड की मदद वाला सिद्धांत फेल हो गया। हाँ, ये पहला बड़ा इम्तिहान है, असली वाला। यहाँ सैंटियागो टूट सकता था, वापस जा सकता था। वो सोचता भी है कि भगवान नाइंसाफ है, लेकिन तभी उसे अपनी जेब में वो पत्थर मिलते हैं, गिरते हुए। ये एक तरह का संकेत है, एक याद दिलाने जैसा। अब चुनाव उसका है। वो खुद को एक बेचारा, पीड़ित मानेगा या एक साहसी यात्री जो खजाने की तलाश में है। और वो चुनता है? वो दूसरा रास्ता चुनता है, साहसी बनने का। ये दिखाता है कि व्यक्तिगत कथा का रास्ता आसान नहीं होता। उसमें मुश्किलें आती हैं, जोरदार मुश्किलें, लेकिन चुनाव हमेशा आपके हाथ में होता है। फिर वो क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करना शुरू करता है। व्यापारी एक दिलचस्प किरदार है ना? बहुत। वो मक्का जाने का सपना देखता है, पर जाने से डरता है। डरता क्यों है? उसे डर है कि कहीं सपना पूरा हो गया तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अरे, ये तो अजीब डर है। लेकिन बिल्कुल उल्टा, वो उस डर का प्रतीक है जो हमें अपने सपनों को जीने से रोकता है। असफलता का डर नहीं, बल्कि सफलता का डर। सैंटियागो उसकी दुकान में नई जान डालता है, डिस्प्ले केस बनवाता है, क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने का आइडिया देता है, और व्यापार बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये कोयलो का तरीका है दिखाने का कि जब आप अपनी व्यक्तिगत कथा पर चलते हैं तो उसका अच्छा असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। और व्यापारी का वो तकिया कलाम, मकतूब। हाँ, मकतूब, ये लिखा हुआ है। हाँ, ये भाग्य और नियति के विषय को और गहरा करता है। लगभग साल भर बाद सैंटियागो के पास इतना पैसा जमा हो जाता है कि वो स्पेन लौटकर पहले से 2 गुनी भेड़ खरीद सकता है। हाँ, अच्छा खासा पैसा। वो लगभग लौटने का फैसला कर ही लेता है। ये एक और बहुत बहुत अहम मोड़ है। आराम, सुरक्षा, जाना पहचाना जीवन उसे वापस बुला रहा है। भेड़ें, स्पेन, सब कुछ। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे बूढ़े राजा की बातें याद आती हैं। यूरेम और थुम्मेम याद आते हैं और अपना सपना याद आता है। वो महसूस करता है कि क्रिस्टल की दुकान पर उसने जो कुछ सीखा, धैर्य, संकेतों को समझना, बिना शब्दों की भाषा, वो सब बेकार नहीं गया। वो सब तैयारी थे। हाँ बिल्कुल, वो उसकी तैयारी का हिस्सा था। और वो फिर से अपने सपने को चुनता है, रेगिस्तान पार करने वाले कारवां में शामिल हो जाता है। वो समझ जाता है कि मकतूब का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं, बल्कि संकेतों को समझकर कर्म करना है। कारवां में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। हाँ, जो किताबी कीड़ा है। हाँ बिल्कुल, जो किताबी ज्ञान के जरिए कीमिया मतलब एल्केमी सीखना चाहता है और एक 200 साल के कीमियागर को खोज रहा है। सैंटियागो उसकी किताबें देखता है, पर उसे रेगिस्तान और कारवां को पढ़ना ज्यादा आसान लगता है। उसे किताबें थोड़ी जटिल लगती हैं। यहाँ कोई लोग ज्ञान हासिल करने के 2 अलग-अलग तरीकों को आमने सामने रखते हैं। एक तरफ बौद्धिक ज्ञान मतलब किताबें, सिद्धांत, और दूसरी तरफ अनुभवात्मक ज्ञान, अवलोकन, अनुभव, अंतर्ज्ञान। अंग्रेज सिद्धांतों में उलझा है, जबकि सैंटियागो सीधे जीवन से सीख रहा है। वो एमरल्ड टैबलेट वगैरह की बातें करते हैं। हाँ, विश्व की आत्मा और एमरल्ड टैबलेट की, कि सब कुछ एक ही चीज की अभिव्यक्ति है और धातुओं को सोने में बदलना असल में खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया का बाहरी रूप है। सैंटियागो को लगता है कि ये सब रेगिस्तान की खामोशी में भी सीखा जा सकता है। और रेगिस्तान खुद एक शिक्षक बन जाता है ना? ऊंट चालक उसे वर्तमान में जीना सिखाता है। हाँ, वो बात, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलो। सही। डर के बजाय वर्तमान पल पर ध्यान देना। रेगिस्तान उसे मौन की भाषा सिखाता है, अवलोकन का महत्व सिखाता है। वो सार्वभौमिक भाषा को महसूस करने लगता है, वो भाषा जो शब्दों के बिना समझी जाती है, जो सभी चीजों को जोड़ती है। यहीं पर अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन का महत्व समझ आता है। वो अचानक कौंधने वाला ज्ञान जो विश्व की आत्मा से जुड़ने पर मिलता है, जहां सबका इतिहास एक साथ मौजूद है। ये फिर से मकतूब की ओर इशारा करता है, लेकिन एक गहरी समझ के साथ। कारवां नखलिस्तान ओएसिस पहुंचता है, जो युद्ध के बीच एक सुरक्षित जगह है। हाँ, एक ठहराव। यहीं सैंटियागो फातिमा से मिलता है और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो इसे दुनिया की भाषा के सबसे शुद्ध रूप में पहचानता है। फातिमा का मिलना कहानी में एक नया आयाम जोड़ता है, प्रेम का। लेकिन ये प्रेम रुकावट नहीं बनता,
जो जरूरी बात है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। फातिमा रेगिस्तान की बेटी है। वो पुरुषों के अपनी व्यक्तिगत कथा के लिए जाने और लौटने का इंतजार करना समझती है। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे सपने का हिस्सा हूं तो तुम लौट आओगे। ये कोएलो का नजरिया है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपनों से दूर नहीं ले जाता, बल्कि उसे पूरा करने की प्रेरणा देता है। फिर वो घटना होती है जब सैंटियागो बाजों को लड़ते देखता है और उसे नखलिस्तान पर हमले का पूर्वाभास होता है। ये एक साफ संकेत है। हाँ, और ये सैंटियागो की तरक्की दिखाता है, बहुत बड़ी तरक्की। वो अब सिर्फ बाहरी संकेतों, जैसे वो पत्थर थे, उन पर निर्भर नहीं है, सही। बल्कि वो विश्व की आत्मा की भाषा, अंतर्ज्ञान और पूर्वाभास को समझने लगा है। ऊंट चालक की सलाह पर वो कबीले के सरदारों को चेतावनी देता है। वो पहले शक करते हैं। हाँ, जाहिर है, लेकिन परंपरा का सम्मान करते हुए, जो कहती है कि संकेतों पर विश्वास करो, वो उसकी बात मान लेते हैं। ये दिखाता है कि संकेतों को समझना काफी नहीं, उन पर अमल करने का साहस भी जरूरी है। और चेतावनी सही निकलती है। नखलिस्तान बच जाता है, सैंटियागो को इनाम और सलाहकार का पद मिलता है। हाँ, इज्जत मिलती है। और फिर एंट्री होती है असली कीमियागर की, द एल्केमिस्ट की, एक रहस्यमयी घुड़सवार के रूप में, बिल्कुल। जो पहले सैंटियागो के साहस की परीक्षा लेता है। हाँ, डराता है उसे। कीमियागर अब सैंटियागो के गुरु की भूमिका में आता है। वो उसे याद दिलाता है कि नखलिस्तान उसकी मंजिल नहीं, खजाना पिरामिड पर है। वो उसे प्रेम और व्यक्तिगत कथा के बीच के द्वंद्व के बारे में चेतावनी देता है कि अगर वो फातिमा के लिए रुक गया तो हाँ, तो भविष्य में उसका प्यार कड़वाहट में बदल सकता है, क्योंकि उसने अपना सपना अधूरा छोड़ दिया। कीमियागर साफ कहता है, प्रेम कभी किसी को उसके व्यक्तिगत कथा का अनुसरण करने से नहीं रोकता। यदि ऐसा होता है तो वो सच्चा प्रेम नहीं था। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत गहरी बात है। कीमियागर उसे एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, अपने दिल की सुनना। हाँ, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना होगा। लेकिन दिल तो डरता भी है, शिकायत भी करता है। ये कैसे? बिल्कुल। और कीमियागर यही समझाता है, दिल डरता है क्योंकि वो दुख उठाने से घबराता है। लेकिन कीमियागर कहता है कि दुख का डर खुद दुख से भी बदतर है। और कोई भी दिल कभी पीड़ित नहीं होता जब वो अपने सपनों की तलाश में जाता है, क्योंकि खोज का हर सेकंड ईश्वर और अनंत काल के साथ एक मुलाकात है। दिल की सुनना मतलब सिर्फ भावनाओं में बहना नहीं, बल्कि अपनी गहरी इच्छाओं, डर और आशाओं को समझना और उनके साथ आगे बढ़ना है। यात्रा के अंत के पास उन्हें योद्धा पकड़ लेते हैं। हाँ, मुसीबत फिर से। और कीमियागर दावा करता है कि सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है 3 दिन में। ये तो चुरांत परीक्षा लगती है। हाँ, ये चरम बिंदु है। बिल्कुल। कोएलो के अनुसार सपने के पूरा होने से ठीक पहले विश्व की आत्मा आपकी पूरी यात्रा की सीख का इम्तिहान लेती है। अब कोई किताबी बात नहीं चलेगी। सही। सैंटियागो को अब तक सीखी हर चीज, संकेतों को समझना, दिल की सुनना, विश्व की आत्मा से जुड़ना, डर पर काबू पाना को अमल में लाना है। उसे सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि चमत्कार करना है, अपनी जान बचानी है। और वो करता है। वो रेगिस्तान, हवा, सूरज और अंत में उस हाथ से बात करता है जिसने सब कुछ लिखा है। हाँ, वो संवाद अद्भुत है। वो प्रेम की शक्ति और सब चीजों के जुड़ाव को समझकर खुद को हवा में बदल देता है। ये महज एक जादुई करतब नहीं है, ये सैंटियागो के आंतरिक कीमिया का प्रतीक है, उसका रूपांतरण। उसने विश्व की आत्मा के साथ पूरी तरह एकात्म होना सीख लिया है। उसने समझ लिया है कि जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज बेहतर हो जाती है। ये है कीमिया का असली मतलब, आत्मसुधार। पिरामिड पहुंचने पर कीमियागर उसे शीशे से सोना बनाकर दिखाता है और अपना हिस्सा देकर चला जाता है। हाँ, वो दिखाता है कि ये मुमकिन है। सैंटियागो अकेले पिरामिड पर पहुंचता है। उसका दिल कहता है, जहां आंसू गिरे वहीं खजाना है। वो खोदना शुरू करता है और फिर लुटेरे आ जाते हैं। फिर से कहानी में मोड़ बहुत है। हाँ, उसे पीटते हैं और जब वो अपने सपने के बारे में बताता है तो लुटेरों का सरदार हंसता है जोर से। वो कहता है कि उसे भी इसी जगह पे सपना आया था। हाँ, क्या सपना? एक खजाना स्पेन में एक खंडहर चर्च में गूलर के पेड़ की जड़ों के नीचे मिलेगा। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार करे। अविश्वसनीय। तो खजाना वहीं था जहां से उसने शुरुआत की थी। पूरी यात्रा व्यर्थ। बिल्कुल नहीं। यही तो किताब का सार है, यही तो सबसे बड़ी सीख है। अगर वो यात्रा पर नहीं निकलता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि खजाना कहाँ है। हाँ, ये बात तो है। खजाना सिर्फ सोना नहीं था, असली खजाना वो ज्ञान, वो अनुभव, वो आत्म परिवर्तन था जो उसने यात्रा के दौरान हासिल किया। वो फातिमा से मिला, उसने विश्व की भाषा सीखी, उसने अपने डर पर काबू पाया, उसने कीमियागर से सीखा,
ये सब उसे घर वापस लाए, लेकिन एक पूरी तरह बदले हुए इंसान के रूप में। तो उपसंहार में वो वापस उसी चर्च में जाता है, खोदता है और उसे सोने जवाहरात से भरा संदूक मिल जाता है। हाँ, भौतिक खजाना भी मिलता है। उसने यूरिम और थुमिम भी संदूक में संभाल कर रखे। बिल्कुल। वो पत्थर अब सिर्फ मदद के औजार नहीं, बल्कि उसकी यात्रा, बूढ़े राजा और सीखे गए सबकों की निशानी है। जैसा सैंटियागो सोचता है, जीवन वास्तव में उन लोगों के लिए उदार है जो अपनी व्यक्तिगत कथा का पीछा करते हैं। यात्रा का यह जो चक्र है, ये इस बात की पुष्टि करता है कि अंत अक्सर शुरुआत में ही छिपा होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सफर तय करना जरूरी है। और अंत में वही लेवेंटर हवा चलती है जो इस बार अफ्रीका से फातिमा की खुशबू और चुंबन लाती है। हाँ, एक वादा। वो मुस्कुराता है, मैं आ रहा हूँ फातिमा। ये अंत दिखाता है कि यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। भौतिक खजाना मिल गया, आंतरिक खजाना मतलब ज्ञान और परिवर्तन वो भी मिला, लेकिन अब प्रेम का सफर बाकी है। सही। ये बाहरी दौलत और आंतरिक संतुष्टि, लक्ष्य और प्रेम के बीच संतुलन का प्रतीक है। असली कीमिया शायद यही है, अपने जीवन के सभी तत्वों को सोने में बदलना। तो इन अंशों को इतनी बारीकी से देखने के बाद ये सवाल मन में घूमता रहता है, किसी के जीवन में असली खजाना क्या है? क्या मंजिल ज्यादा जरूरी है या वो सफर जो हमने तय किया? बड़ा सवाल है। और क्या हम वाकई अपने जीवन के संकेतों को पहचान पाते हैं या उन्हें यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं? ये वो गुत्थियां हैं जिन्हें द एल्केमिस्ट हमें खुद सुलझाने के लिए छोड़ जाता है। बिल्कुल, ये किताब पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करती है, अपनी जिंदगी के